इस मंच पर एक बार फिर आपका स्वागत है। स्क्रीन के हिस्से में प्रारब्ध के मंच के जाने पहचाने चेहरे बाबा रामदास जी, जो वानप्रस्थ आश्रम में आ चुके हैं और पिछले कई दिनों से कई सारी वीडियो चर्चाएं हमने पहलवानों से जुड़े हुए मुद्दे पे किया। आज हम अपनी चर्चा की कुश्ती का जो अखाड़ा है वो लेके चलते हैं जरा किसी दूसरी जगह। उसका ताल्लुक है हरियाणा के बगल के ही स्टेट, और कभी हरियाणा पंजाब एक साथ, यानी पंजाब। देखिए, भारत में और भारत की सरकार को भारत की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं या गुप्तचर एजेंसियां हैं, उनके काम करने के तरीके पर बहुत सारी बातें नहीं होती हैं सामान्यतः, लेकिन इधर कुछ घटनाएं हैं जिसके जरिए हम ये बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले स्वागत कर लेते हैं रामदास जी का। नमस्कार सर। नमस्कार। आपके सभी श्रोताओं को, दर्शकों का अभिनंदन। जी बाबा जी, इधर हम जरा पंजाब की तरफ रुख मोड़ते हैं। कई दिनों से हम लोग चर्चाओं की कुश्ती लड़ रहे थे पहलवानों के इस पूरे प्रकरण में। इधर कुछ घटनाएं हैं जिसका मैं सिलसिलेवार आपसे जिक्र करूंगा। 2 से 3 घटनाएं हुई हैं। पहली घटना मई के पहले हफ्ते में हुई, करीब 6 मई की तारीख थी, जब लाहौर यानी पाकिस्तान से, हमारे पड़ोसी पाकिस्तान से एक खबर आती है कि वहां पर परमजीत सिंह पंजवार साहब, जो कि लाहौर में रहते थे, पूरे रुआब के साथ रहते थे, उनकी किसी अज्ञात हमलावरों ने आकर गोली मार के हत्या कर दी, निपट गए। खालिस्तान समर्थक थे, बहुत बड़े खालिस्तानी समर्थक थे, और पाकिस्तान की सरजमीन से खालिस्तान जिंदाबाद और लेके रहेंगे खालिस्तान के नारे लगाए रहते थे और तमाम गतिविधियों में लिप्त थे। उसके बाद सभी दर्शकों को यह पता होगा कि जब अचानक ब्रिटेन में और अमेरिका में, कनाडा में भारत विरोधी प्रदर्शन हुए, तो यूके के भारतीय दूतावास में एक तस्वीर जो पूरे देश को नहीं भूली होगी कि एक साहब भारतीय झंडा उतार रहे थे और उसको हाई कमीशन के अधिकारियों ने किसी तरह से बचा लिया था। वो साहब थे अवतार सिंह खांडा, खालिस्तान लिबरेशन फोर्स के चीफ, और अमृतपाल सिंह जी, जो एक नए फुतरू खालिस्तानी बाबा, वो हिंदुस्तान में काफी उन्होंने देश में बवाल मचाया, उनके गुरु भी थे। उनके बारे में सर समाचार ये है कि उनकी भी बर्मिंघम के एक अस्पताल में मौत हो गई। कैसे हुई वो आगे चर्चा में जानेंगे। सर ये बताइए, ये चल क्या रहा है? हम अमृतपाल पर तो बाद में आएंगे, लेकिन ये चल क्या रहा है सर? पहले लाहौर में, उसके बाद ब्रिटेन में कोई गोली खा के मर जा रहा है, कोई जो है वो जहर खा के मर जा रहा है, या जहर से मर जा रहा है, क्या हो रहा है सर? सर, अब जिसकी सांसें पूरी हो गई उसको तो कौन रोक सकता है? वो तो सब ऊपर वाले के हाथ में। पर सर, मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आपको ना एक थोड़ा सा इतिहास में ले जाना चाहता हूं कि 1972 के म्यूनिख ओलंपिक में गेम्स विलेज पे एक फिलिस्तीनी आतंकी संगठन ने हमला किया था और इजराइल के कुछ खिलाड़ी जो है वो बंधक बना लिए गए और अंत में मार दिए गए थे। और ये बहुत ही हृदय विदारक घटना थी, और ओलंपिक गेम्स विलेज में हुई थी। ओलंपिक चल रहा था उस दौरान हुई। तो तब उस वक्त इजराइल की जो प्रधानमंत्री थी, उनका नाम था गोल्डा मेयर। उनको इजराइल की लौह महिला कहा जाता है। अगर उनके बारे में आपको विस्तार से पढ़ना है ना, तो एक बहुत ही बड़े लेखक हुए हैं अंग्रेजी साहित्य के, उनका नाम है लियोनोरस। उन्होंने एक उपन्यास लिखा है, उसका नाम है एक्सोडस। एक्सोडस मैंने आज से करीब 25-30 साल पहले पढ़ा था। इतना मोटा नावल है, कम से कम 1000 पेज का नावल होगा। तो उसमें डे 1 से, मतलब कैसे कैसे प्रोसिक्यूशन शुरू हुआ है फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, और उसके बाद कैसे वो लोग पैदल चले हैं, और जब इजराइल की स्थापना हुई है वहां से लेकर और आज तक का संघर्ष। तो
उसमें गोल्डा मेयर के इतिहास को बड़े विस्तार से उस पुस्तक में लिखा है। लियोन ओरिस, LEONURIS ओरिस की बुक है। बुक का नाम है एक्सोडस। एक्सोडस कहते हैं महापलायन को। तो यहूदी देश के लिए जब यहूदी जनसंख्या का जो महापलायन हुआ है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, उस जी पे आधारित है वो पुस्तक। तो उस पुस्तक से मैंने गोल्डा मेयर के इतिहास को ज्यादा जाना था। तो तब जब म्यूनिख का नरसंहार हो गया तो गोल्डा मेयर ने अपनी खुफिया एजेंसी मोसाद को एक ड्यूटी दी थी कि मुझे हर उस व्यक्ति का सिर चाहिए जिसने इस घटना को, जिसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है और जी जो इसकी प्लानिंग में शामिल था। जी Right from A to Z, I want the head of every person involved in this massacre. और मोसाद और एक स्पष्ट निर्देश था कि चुपचाप नहीं निपटा देना है कि खट से कहीं से गोली लगी आए मैं मर भी ना, ये नहीं होना चाहिए। पब्लिक प्लेस में सारी दुनिया को दिखा के, जी मतलब दुनिया को पता लगना चाहिए, जो जो ब्लास्ट हो, जो धमाका हो, उसका इंपैक्ट सारी दुनिया में सुनाई देना चाहिए। सबसे बड़ी शर्त ये रखी गई। अगर ये शर्त न होती तो मोसाद इस पूरे ऑपरेशन को शायद 1 या 1.5 या 2 साल में खत्म कर देता। परंतु चूंकि ये शर्त थी कि नहीं सरेआम मारना है, तो आई थिंक इट टुक मोर देन 22 years टू फिनिश द लास्ट पर्सन। बिल्कुल स्टीवंस, हाँ 22 साल लगे थे। आखिरी व्यक्ति के निपटने में 22 साल पूरे हुए। और स्टीवन स्पीलबर्ग ने इस पे एक बेहद शानदार फिल्म भी बनाई है। उस फिल्म का नाम है म्यूनिख। अगर आपने देखी है, मैं अपने दर्शकों को बता दूं, अगर आपने नहीं देखी है तो म्यूनिख जरूर देखिए, जरूर देखना तो साहब अब बात यह है कि अवतार सिंह खांडा के मरने पर मैं आपको ये म्यूनिख की कहानी क्यों सुनाने लग गया। अब दोनों में संबंध है। मेरा सवाल यह है कि क्या अब भारत भी इजराइल की तरह सोचने लग गया है? क्या भारत के मेरुदंड में भी हड्डी पनप रही है क्या? इस पूरे आज की चर्चा में हम यही डिस्कस करेंगे कि क्या भारत भी इजराइल की तरह सोचने लगा है क्या? क्या अब भारत में भी इतनी इच्छा शक्ति पैदा हो गई है भारत की लीडरशिप में कि वो भी म्यूनिख जैसा कोई ऑपरेशन प्लान कर सकता है? क्या भारत की लीडरशिप इस तरीके से सोचने लग गई है? सवाल ये है। अब हाँ, आप कुछ पूछ रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। और ये पता अब इस चर्चा के जरिए शायद ये पता लगे कि भारत ने अपने रीढ़ की हड्डी को खोज लिया है इस नए भारत में। जी। अब साहब अवतार सिंह खांडा अचानक बीमार हुए और बर्मिंघम के एक अस्पताल में भर्ती हुए, आईसीयू में लाइफ सपोर्ट पर रहे और एक ही दिन में तय बोल गए। जी। इन पर आरोप था कि ये जो भारतीय हाई कमीशन जो था, भारतीय दूतावास जो था लंदन में, इंग्लैंड में, उस पर हमला करने वाले यही थे। यही अपना पूरा गिरोह लेकर गए थे और भारतीय दूतावास पे हमला किया और भारतीय तिरंगे को अपमानित करने की कोशिश की। और भारत ने उसकी इतनी तीव्र प्रतिक्रिया दी कि आपको याद होगा कि भारत ने सबसे पहले तो अपना गुस्सा जताया और भारत में जो राजदूत थे उनको बुला के हड़काया और अगले दिन उनके दूतावास से अपनी सुरक्षा हटा ली, सिक्योरिटी हटा ली। बिल्कुल। तब जो है ऋषि सुनक की गवर्नमेंट ने एक्ट किया और इन सबको पकड़ा गया। पर चूंकि वो कुछ जरूरत से ज्यादा लिबरल कंट्रीज है, वहां पे कुछ जरूरत से ज्यादा है डेमोक्रेसी और सेक्युलरिज्म का भूत उनको भी बहुत चढ़ा हुआ है सिविल लिबर्टीज और मानव अधिकार और नागरिक अधिकारों की वो भी बहुत ज्यादा बात करते हैं।
तो वहां पे एक्शन की एक सीमा होती है। तो सब अब अचानक ये खबर आई है कि खांडा साहब को तो जहर दे दिया गया। तो कुछ लोग कवर करने के लिए ऐसा बोल रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, जहर नहीं दिया है उनको, तो भैया ब्लड कैंसर था। तो ब्लड कैंसर का मरीज इस तरह अचानक से नहीं मर जाता है। कल तक तो खांडा साहब बहुत हाइपर एक्टिव थे। और खांडा साहब के ऊपर सबसे बड़ा आरोप यह है कि वो हमारे जो सस्ते फर्स्ट कॉपी हैं संत जी की, हमारे देसी अमृतपाल सिंह जी के हैंडलर थे। हैंडलर अमृतपाल मतलब, डिब्रूगढ़ वाले, आप उनकी बात हाँ, कर रहे अमृतपाल सिंह डिब्रूगढ़ वाले के हैं जी। हैंडलर थे खांडा साहब। और लोग तो यहां तक बताते हैं कि राइट फ्रॉम स्पॉटिंग उनका उनको पहचान के, उनका चुनाव करके, उनको 2-3 साल की ट्रेनिंग देकर जो उनको लॉन्च किया था, वो खांडा ने ही लॉन्च किया था, ऐसे जी आरोप है। जी जी बिल्कुल। अब यहाँ आपने जब कहा ना कि शुरुआत में जो है खांडा साहब की मौत का ये बताया गया कि अरे साहब ये तो ब्लड कैंसर था, लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि भारतीय खुफिया एजेंसी उसने भी पुष्टि की है। सबसे पहले उसने ऑफिशियली पुष्टि की है कि हाँ उनकी मौत हो गई। दूसरा, उनके जो पोस्टमार्टम जो हुआ है वहां पे, उसमें उनके शरीर में जहर पाया गया है। तो यहाँ जहर का पाया जाना, और दूसरा सामने आके भारतीय खुफिया एजेंसी द्वारा कंफर्मेशन। तो विशेष इंटरेस्ट क्यों था खुफिया एजेंसी का, ये कुछ डॉट्स हैं जिनको अगर आप जोड़ें तो पता लग जाएगा कि इसके पीछे कौन है और किस तरीके से हुआ है। अच्छा सर, इसके पहले, खांडा साहब से पहले पंजवार साहब लाहौर में निपटा दिए गए थे मई को। तो सर ये जी बताइए, क्या ब्रिटेन और क्या पाकिस्तान का लाहौर, ये रिश्ता क्या कहलाता है? क्योंकि मोडस ऑपरेंडी देखिए ना, किसी भी क्राइम को अगर आप इन्वेस्टिगेट करें, चाहे जर्नलिज्म के इरादे से ही इन्वेस्टिगेट करें, तो उसमें सबसे पहले मोडस ऑपरेंडी देखा जाता है। यहां पर भी संदिग्ध तरीके से एक दिन में जहर खाने से मर गए, और वहां पर कुछ सेकंड में गोली खा के मर गए। दोनों का रिश्ता खालिस्तान से, भारत के अगेंस्ट। तो ये डॉट्स कैसे जोड़ेंगे? सर, डॉट्स जोड़ने के लिए ज्यादा कुछ है नहीं। हम्म आप ये कह सकते हैं कि निपटा दिए गए। हम्म आई के गुजराल जब देश के प्रधानमंत्री बने थे, तो उनके ऊपर सबसे बड़ा आरोप, सबसे बड़ा जो दुर्भाग्यपूर्ण काम उन्होंने किया, वो गुजराल डॉक्ट्रिन के तहत उन्होंने हमारी भारतीय विदेश नीति को इतना सॉफ्ट कर दिया कि उन्होंने, मतलब आमतौर पे गवर्नमेंट्स जो है ना, पिछली जो चली आ रही विदेश नीति होती है उसको कंटिन्यू करती हैं। उसमें बहुत ज्यादा बड़े परिवर्तन रातों रात नहीं होते हैं। बिल्कुल। परंतु उन्होंने क्या किया कि उनको भी नेहरू जी की तरह हिंदी चीनी भाई भाई वाला जो रोग नेहरू को था, वो उनको कुछ पाकिस्तान से वही रोग हो गया था। और हम्म उन्होंने सबसे बड़ी जो गलती की कि रॉ का जो हमारा जो नेटवर्क था ना पाकिस्तान, उसको पूरी तरह रातों रात जो है उन समय। भेड़ियों के रहमो करम पे छोड़ के भाग आए, बिल्कुल। विड्रॉ कर लिया सारा समर्थन। और वो बेचारे जो हमारे एजेंट्स थे रॉ के पाकिस्तान में, वो बेचारे देवर लाइक सिटिंग डक्स। और आप रॉ के एजेंट्स से बहुत सारे हमारे रॉ के ऑफिसर्स ने अपनी व्यथा बताई है कि हमारे हजारों एजेंट्स जो थे वो, मतलब उन भेड़ियों के आगे डक्स बना के छोड़ दिए गए। और हमारी 40 साल की मेहनत मात्र 1 साल में आई के खत्म। गुजराल साहब ने मिट्टी में मिला दी थी। और उसको तो, और हमारे जो अभी जो डोभाल साहब हैं, अब ये भी तो बहुत बड़े एक्सपर्ट है ना। और इनके बारे में तो कहा जाता है कि ये 7 साल तक वहां पाकिस्तान में जो है अंडरकवर एजेंट बन के रहे हैं। ऐसा उन्होंने खुद कई अपने प्रोग्राम्स में बताया है, अपने भाषणों में बताया है। जी विवेकानंद फाउंडेशन के कई भाषणों में उन्होंने पब्लिकली अपने मुंह से ये बात कही है। फिर जी। जब ये नया रजीम जो मोदी सरकार का आया है, तो उसमें जब उनको वो एनएसए। राष्ट्र एनएसए जब बनाया गया, और फिर दूसरी सरकार जब आई, तो उसमें तो बाकायदा उनको कैबिनेट मंत्री का
दर्जा दे दिया गया, ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी। और जब एनएसए अजित डोभाल साहब को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया और स्वतंत्र प्रभार दिया गया, तभी इस सरकार की मंशा क्लियर हो गई थी जी बिल्कुल कि ये सरकार अब वाकई रॉ को मोसाद बनाने में के और भारत को इजराइल बनाने के रास्ते पर चल पड़ी है। बिल्कुल और उसके बाद से आप हमारी आंतरिक सुरक्षा और बाह्य सुरक्षा, उस पर अगर आप नजर दौड़ा लें तो आप जी देखेंगे कि कितना जबरदस्त परिवर्तन है जी भारत की बिल्कुल पॉलिसीज में। फिर वो चाहे ईरान को लेके हो, चाहे पाकिस्तान को लेके हो, चाहे चाइना को लेके हो, चाहे अफगानिस्तान को लेके हो। जी बिल्कुल। और यहाँ आपने थोड़ी देर पहले जब गुजराल साहब के डॉक्ट्रिन की बात किया था, तो अनऑफिशियली उन्होंने रा के पूरे नेटवर्क से अपना समर्थन खींच लिया, अपनी गार्जियनशिप हटा ली। ये तो अनऑफिशियली एक नहीं होता है नहीं, कि यहां तक आरोप है कि उनको एक्सपोज कर दिया। एक्सपोज कर दिया। ये सब मान लेते हैं अनऑफिशियली किया, हाँ, ये कुछ अनऑफिशियली होता है, क्योंकि रा की वर्किंग और इस तरह की वर्किंग में बहुत ज्यादा कोई लेटर, कोई चिट्ठी और कोई प्रेस ब्रीफिंग नहीं होती है। लेकिन ऑफिशियली कितना बड़ा उनका जो है पाकिस्तान प्रेम जगा हुआ था गुजराल साहब का, कि पीएमओ में यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बाकायदे कुछ कंट्रीज को जिस पर की निगाह रखी जाती है, उनके एक डेस्क को अपॉइंट होता है। यस यस, उन्होंने गुजराल साहब ने पीएमओ में पाकिस्तान डेस्क खत्म कर दिया था। यस। तो इस तरीके से था। और एक चीज आपने गुजराल साहब के बारे में जब कहा, गुजराल साहब को इस दूसरे टर्म में नरेंद्र मोदी जी ने न सिर्फ एनएसए कायम रखा, बल्कि उनको वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया। और एक चीज डोभाल साहब, तो पूरे देश के डोभाल लोग साहब, कहते होंगे कि सॉरी, कि डोभाल साहब को उन्होंने बाकायदा जो है कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा दिया। और एक चीज और बड़ी ध्यान देने वाली बात है कि प्रधानमंत्री का कोई दौरा हो, विदेश मंत्री का कोई दौरा हो, ऑफिशियली डोभाल साहब उस डेलीगेशन के हिस्से होते हैं, बाकायदे चर्चाओं के टेबल शेयर करते हैं। यानी कि एक तरह से विदेश नीति का हिस्सा बना देना हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डोभाल साहब को, ये एक बड़ा टर्नआउट दिखाता है, जो जिस पर आपने कहा कि क्या भारत भी अब इजराइल के रास्ते पर चल पड़ा है, और क्या रा अब मोसाद की तरह काम करती हुई दिख रही है, जिसका कि नतीजे में आप देखें ना, लिस्टें बनती जा रही है। अच्छा सर, पाकिस्तान हम घूम लिए जी। ये अच्छा, मैंने कहा कि ये जो अपने खांडा साहब की जो घटना हुई है ना यूके में, जी या पंजवाड़ की जो लाहौर में जो हुई है, ये कोई आइसोलेटेड घटना नहीं है। नाउ इट इज अ सीरीज ऑफ इवेंट्स। अगर आपको मैं याद दिलाऊं कि 27 फरवरी से 5 मार्च के बीच में, जी तो 27 के बाद 28 फरवरी, उसके बाद जी फरवरी में तो 2 ही दिन हुए ना, उसके बाद बिल्कुल 5, मतलब इस एक सप्ताह के भीतर 4 कश्मीरी टेररिस्ट को पाकिस्तान में निपटा दिया गया, जी एक के बाद एक। किसी को रावलपिंडी में, किसी को कराची में, किसी को पंजाब, पाकिस्तान पंजाब के किसी अन्य हिस्से में। उनके नाम थे साहब सैयद नूर शुलाबर, सैयद खालिद रजा, एजाज अहमद आहंगर और बशीर अहमद पीर। बशीर अहमद पीर को जो है रावलपिंडी में निपटा दिया गया, 20 फरवरी को निपटाया गया है। जी इसके अलावा ये जो बशीर, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आदमी बशीर अहमद पीर था। इसको एनआईए ने मोस्ट वांटेड टेररिस्ट डिक्लेयर किया था, और जब इसको रावलपिंडी में एक सड़क पर जो निपटाया गया है, तो उसके एक हफ्ते के भीतर एनआईए ने कश्मीर पहुंच के कुपवाड़ा में इसकी प्रॉपर्टी को सारी को सीज कर दिया। जी मतलब एनआईए की मोस्ट वांटेड लिस्ट में यह था, आदमी था। तो बिल्कुल ये सारे कश्मीरी टेररिस्ट थे, जो कि मात्र हफ्ते 10 दिन के अंदर पाकिस्तान के अंदर निपटा दिए गए, जबकि ये वहां पर आईएसआई की सुरक्षा में रह रहे थे, जी पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट की सुरक्षा में रह रहे थे। जी जी इसके अलावा एक और हिजबुल टेररिस्ट थे, उनको निपटा दिया गया, जी वो इसी क्रम में थे। जी जी इसके अलावा IC-33, नहीं सॉरी, IC-814, जो 24 दिसंबर 1999 को अटल जी के शासन में जो काठमांडू से भारत का जो प्लेन हाईजैक हुआ था, उसका एक मेन हाईजैकर था कि जो कि बेस बदल के, नाम बदल के कराची में बिजनेसमैन बन के रह रहा था।
उसको 2 मोटरसाइकिल सवार लोग आए, उन्होंने अपने मुंह पे मास्क बांधा हुआ था और बिल्कुल यहां माथे से सटा के मारा है जी और दिन में मारा है। जी बिल्कुल। तो सर मैंने बोला ना कि ये एक आइसोलेटेड इवेंट नहीं है हांडा साहब का, इट इज अ सीरीज ऑफ इवेंट्स। बिल्कुल सर। और उसी पाकिस्तान में जो अपने जी, हाफिज सईद साहब है ना, जिसको कि कांग्रेस के कई नेता एक और हाफिज जी, उनके घर के बिल्कुल बाहर क्या है, एक तरह से उनके बाउंड्री के अंदर भी बम विस्फोट हुआ। जी, तो ये सब एक कुछ उनके ऊपर एक ड्रोन अटैक हुआ। ड्रोन अटैक हुआ जी, बिल्कुल सही बात। इसके अलावा 3 जनवरी 2023 इसी साल 3 हम्म। जनवरी को 2 आईएसआई के ऑफिसर्स, एक उनका डिप्टी डायरेक्टर, उसका नाम था नावेद सादिक, और एक इंस्पेक्टर काउंटर टेररिज्म नासिर अब्बास, जी इन दोनों को निपटा दिया गया। मतलब आईएसआई के ऑफिसर, आईएसआई के डिप्टी डायरेक्टर को, जी उनको भी दोनों को पॉइंट ब्लैंक। बिल्कुल सही बात। तो और इसके जब ये घटनाएं हुई हैं उसके बाद से सर पाकिस्तान की सुरक्षा में रह रहे, आईएसआई के सुरक्षा में रह रहे सभी हिंदुस्तानी वांटेड टेररिस्ट की सुरक्षा बहुत बढ़ा दी गई है। उन सबको अंडरग्राउंड कर दिया गया है, उन सबको सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया है और भारत ने अब एक स्पष्ट संदेश दे दिया है पाकिस्तान को कि अब आप विदेश में भी हमसे बच नहीं सकते। आप ये मत समझिए कि यू आर इन सेफ एंड साउंड। बिल्कुल आप हमारे रेंज में हैं, हम जब मर्जी चाहेंगे आपको ठोक देंगे। बिल्कुल। भारत और ने यह मैसेज दे दिया है। बिल्कुल, यहाँ सिर्फ भारतीय सुरक्षा जो खुफिया एजेंसी हैं सर, उन्होंने ही मैसेज नहीं दिया है, सेना ने भी बालाकोट स्ट्राइक करके और सर्जिकल स्ट्राइक करके ये मैसेज दे दिया है कि सेना के थ्रू ऑफिशियली भी हम तुम्हें जवाब देंगे और निपटाएंगे, और खुफिया जो तरीके हैं काम करने के, उससे भी हम निपटाएंगे। और आपने कहा ना कि पाकिस्तान में प्रॉपर मैसेज दे दिया गया है कि उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ये जो परमजीत पंजवार साहब जब निपटाए गए लाहौर में, तो उसके करीब 4-5 दिन के बाद बाकायदे वहां के स्टैब्लिशमेंट मिलिट्री की और खुफिया एजेंसियों की बैठक हुई और वो पब्लिक डोमेन में खबरें आई कि काफी चिंता व्यक्त की और एक दूसरे की खिंचाई की कि तुमसे कमी हो गई, तुमसे कमी हो गई। उन्होंने कहा नहीं साहब, अब हम आगे से ध्यान रखेंगे। तो ये ऑफिशियली भी है, इसकी कंफर्मेशन है, वो खबरें भी प्रकाशित हुई हैं, लिंक्स में है। अच्छा साहब, जी, पाकिस्तान की इतनी सारी बात कर लिए, हम खांडा साहब का जो बर्मिंघम में निपट गए उनकी बात कर लिए। अब सर जरा सा मैं चाहूंगा कि देश में आइए ना, दर्शक भी सोच रहे होंगे ये इंडिया की कब बात करेंगे सर। तो हाँ, चलिए आपको ले चलता हूं नॉर्थ ईस्ट, पूर्वोत्तर में। सब पूर्वोत्तर का एक राज्य है असम, उसका एक शहर है डिब्रूगढ़। संयोग से वहां एक जेल है सर, डिब्रूगढ़ जेल उसको बोलते हैं साहब। परमजीत सिंह पंजवार, अवतार सिंह खांडा के ही आगे संतति हैं अमृतपाल सिंह जी, दिखने में भी बिल्कुल बड़े बाबा की तरह, हाव भाव फर्स्ट भी कॉपी। बड़े बाबा की तरह, पगड़ी भी बड़े बाबा की तरह। सर अब सुना है कि डिब्रूगढ़ की जेल में वो सीजोफ्रेनिया नामक मानसिक बीमारी की गोलियां खा रहे हैं। हाँ, वो एक फ्लूडैक नाम की एक कोई गोली आती है हम्म। जो कि सीजोफ्रेनिया के मरीजों को दी जाती है जी और ऐसा बताया गया है, मतलब जांच एजेंसियों ने, सुरक्षा एजेंसियों ने और जिन लोगों ने पूरे केस की जांच की है उनके हवाले से ऐसा खबरें आई हैं कि हमारे संत जी जो हैं, भाई जी जो हैं, वो पिछले कई साल से फ्लूडैक खा रहे हैं। अब और सर ये बहुत गलत बात है। सर, आपके ये लिए मुसल कुछ बात होगी सर। अगर मैं अखमी लहजे में कहूं तो फिर तो ये तो बड़ा दुख का बात है सर। दुख का बात तो है, और सबसे बड़ा दुख का बात है कि उनको डिब्रूगढ़ ले गए हैं, ये नजदीक भी भी रख बहुत दुख सकते का थे बात ऐसे। है, ये बड़ा बहुत दुख। दुख का बात है। सबसे और बड़ा दुख का बात है कि वो उनको डिब्रूगढ़ ले गया है। और
ऐसा बात नहीं है कि इधर हाई सिक्योरिटी प्रिजन नहीं था। ये बहुत दुख का बात है कि वो उनको बहुत दूर ले गया है, और अमृतसर से सिर्फ एक ट्रेन जाता है डिब्रूगढ़, जो कि 3 साढ़े 3 दिन लेता है। बहुत बड़ा दुख। दूस, सर दूसरा दुख का बात यह है कि ये जो डिब्रूगढ़ जेल है, इसमें इमली का पानी अब भात मिलता के है साथ सर, भात खिलाता है। सर नाश्ता में भात, दोपहर के खाना में भात, फिर शाम का जो नाश्ता होता है ना चाय पकौड़ी वाला, उस टाइम भी भात, और रात का भी भात। इसीलिए आसाम को कभी नेहरू जी ने कहा था कि आसाम इज ए प्लेस ऑफ लाहे लाहे, मतलब आसाम जो है वो आराम आराम की धरती। जब सब 4 टाइम भात खाएगा ना आप, तो आपको वही लगेगा, सूतेगा। और सीजोफ्रेनिया का मरीज जो है ना, वो सर सीजोफ्रेनिया के जो मनोदशा होती है, उसको दर्शकों के लिए मैं बता दूं कि सीजोफ्रेनिक जो व्यक्ति होता है वो एक खास टाइप, किसी कुकून जिसको कहते हैं ना, कि एक खास तरह की मनोदशा में चला जाए, एक टाइम मशीन में चला जाए। इसलिए वो एक कोई टिपिकल कैरेक्टर जीने लगता है, उसी जैसा सोचने लगता है, उसी जैसा व्यवहार करने लगता है। वो मिलने जुलने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहता। तो यहां समझ में आता है कि जब आपने कहा कि अवतार सिंह खांडा जो जहर से निपट गए बर्मिंघम के अस्पताल में, उन्होंने बाकायदा इनको नरिश किया, इनको गढ़ा, इनके गुरु कहलाते थे। और एक सिजोफ्रेनिक व्यक्ति को निश्चित रूप से अगर एक खास कैरेक्टर में, एक खास तरीके से ढाल दिया जाए, तो वो उसी तरह का कुछ व्यवहार करेगा जैसा कि अमृतपाल सिंह करने लगे थे या कर रहे थे। अब सर ये बताइए, इनका दुख कब खत्म होगा सर? 4 टाइम भात तो फिर बहुत मुश्किल है सर। नहीं, भात भी अगर दाल के साथ देता है तो चलेगा, पर इमली का पानी के साथ भात तो सर ये बहुत दुख का बात है। और एक चीज और सर, वो जो इमली का पानी होता है ना सर, उसमें आसाम की एक बड़ी तीखी मिर्च होती है, भूत जोलकिया। जोलकिया कहते हैं मिर्च को सर, और उसका नाम है भूत जोलकिया। उसमें अगर एक बीज भी अगर उसका डाल दिया जाए सर, तो अब तो मतलब एक सेजोफ्रेनिक आदमी होगा। तो सर ये बताइए कि दर्शकों, हम आपसे भी कहते हैं, ये महीना कौन सा चल रहा है सर? जून। सर 6 जून की तारीख कुछ याद है आपको? हाँ 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 हाँ, 6 जून आई और चली गई। क्या होता है सर 6 जून को? 6 जून को सर बहुत बड़ा जलसा होता था, पर इस बार 6 जून बहुत ज्यादा शांतिपूर्वक निपट गया। दर्शकों के लिए बता, तो 6 जून की तारीख ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी के रूप में मनाया जाता है। और खालिस्तान प्रेमी जनता जो भी है, मुट्ठी भरी सही, लेकिन वो पंजाब की सड़कों पर निकलती थी, तरह तरह के धार्मिक नारे। और खालिस्तान, मैं उसको धार्मिक नारे बिल्कुल नहीं कहूंगा, मैं माफी मांगता हूं, वो खालिस्तानी अलगाववादी नारे जरूर लगाए जाते थे। लेकिन इस बार 6 जून की तारीख पूरे देश में, क्या पंजाब में भी इतनी खामोशी से बीती है कि वो खामोशी निश्चित रूप से डिब्रूगढ़ तक पहुंची होगी। जी सर। तो साहब आपने कहा डिब्रूगढ़ से खबर यह है कि एनएसए उन पे लगा दी गई है, और एनआईए जैसी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी अब भी गाहे बगाहे उनसे पूछताछ करने जाती रहती हैं। ठीक है सर। कभी कभी अभिभावक परिवार के लोग भी मिलाते हैं, एक बार वकील साहब भी मिलाए हैं। पर सबसे बड़ा दुख का बात है कि डिब्रूगढ़ बहुत दूर है। बहुत दूर है सर, बहुत दूर। तो सर ये एक बात बताऊं, ये वैसे मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इसमें होम मिनिस्ट्री की तारीफ करूंगा कि जब ये लोग लोकल रहते हैं ना, तब तो इनका बाकायदा दरबार लगता है। पंजाब के जेलों में तो बाकायदा इनको बाबा जी कह के संबोधित किया जाता है, और पूरा पंजाब का पूरा स्टाफ, जेल पूरा, और साथ के जो कैदी होते हैं वो सब सेवा में तत्पर रहते हैं। और ये तो दे लिव लाइक किंग्स देयर। इनकी पैरेलल गवर्नमेंट एक होती है जेल के अंदर, जब ये पंजाब और यहाँ के आसपास की जेलों में रहते हैं जी। परंतु सबसे बड़ा दुख का बात है कि उधर डिब्रूगढ़ भेज दिया है, और उधर भी आइसोलेशन में रखा है। मतलब ये 6 या 7 लोग हैं वहां पे, इन सातों की भेंट अब तक एक दूसरे से नहीं हुई है। सिर्फ इंटरोगेशन में वो पुलिस आ गई, पुलिस वाला एक था ना प्रधानमंत्री बाज्य के, मैं वही आ रहा था सर कि वो जो पूरी मंडली थी उसमें ओए पाजे ओए पुलिस आ गई, पुलिस आ गई, पुलिस आ गई, पुलिस आ गई, पुलिस। सर उनका प्रधानमंत्री जी का कोई हालचाल? सर वो लूडो खेलते हैं आजकल, उनके बारे में ये एक खबर मैंने पढ़ी थी कि सारा दिन अपने सेल में बैठ के लूडो खेलते हैं, और इन सभी को आइसोलेशन में रखा गया है।
ओहो, भारी और डूब। आपस में कोई मेल मिलाप नहीं है। जी वहां पे जो पुलिस है वो असम पुलिस के साथ साथ और पैरामिलिट्री फोर्सेस लगाई गई हैं। लैंग्वेज का एक बहुत बड़ा बैरियर है बिल्कुल सर। और आइसोलेशन में रखा गया है, इसलिए बहुत ज्यादा बाहरी दुनिया से संपर्क नहीं है। जी है वहां पे पैरेलल दरबार नहीं चला सकते, अपनी मनमर्जी के खाने नहीं खा सकते, जी जी बहुत ज्यादा फैसिलिटीज नहीं दी गई हैं। वही जी इमली का भात, इमली का पानी के साथ भात खा रहे हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अच्छा सर, अब अगर इस पूरी चर्चा को समेटा जाए, समेटने का प्रयास किया जाए, तो जिस तरीके से एग्रेसिव जो कार्रवाइयां दिख रही हैं और बाकायदे एक जितने भी डॉट्स हम जोड़ रहे हैं, तो डॉट्स जोड़ने के बाद जो टोटल खाका बन रहा है वो यही बन रहा है कि भारतीय सुरक्षा एजेंसियां, खुफिया एजेंसी या सेना अब पूरी तरीके से एग्रेशन के मोड में है और एक प्लान्ड तरीके से ये काम करती हुई दिख रही हैं। और भारत के दुश्मनों को, चाहे वो भारत की धरती पर बैठे हों या पड़ोसी पाकिस्तान में हो या दूर ब्रिटेन में हो या दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, उन्हें निपटाए जाने की कवायद अब भारत सरकार ने, इस नए भारत ने उसको अपना ही न लिया है, बल्कि पूरा रिजल्ट दे रही है सर, और इतने शानदार रिजल्ट दे रही है। जी उसमें आपको याद होगा कि मोदी जी ने एक बात कही थी कि 4 साल काम करूंगा, 5वें साल राजनीति करूंगा, याद है ना? तो जी सर वो बिल्कुल 4 साल पूरा हो गया है सरकार का, दूसरे टर्म का 4 साल पूरा हो गया है, 5वां साल शुरू हो गया है। अब विकास कार्यों के साथ अब उद्घाटन कार्य होगा। विकास कार्य जितना हो चुका है उन सब का उद्घाटन कार्य होगा, राष्ट्र को समर्पण का कार्य होगा और बाकी राजनीति होगी। और ये जान लीजिए कि ये भी भारतीय राजनीति का हिस्सा है। और मोदी जी ने एक बात और कही थी, याद दिला दूं आपको, जब जी दूसरे सत्र का पहली बार वो एड्रेस कर रहे थे तो उन्होंने जी कहा था कि देखिए, सबको घर देना, सबको बिजली देना है, सबको पानी एलपीजी सिलेंडर देना, शौचालय बनवाना, ये सब कार्य हो चुका है। इस पे एक चुनाव लड़ा जा चुका है। अब 2024 का चुनाव नए मुद्दों पे लड़ा जाएगा, इसलिए इन मुद्दों पे सहयोग दीजिए। अब ये मुद्दे 2024 के चुनाव में नहीं रहेंगे। बिल्कुल अब 2024 नए मुद्दों पे लड़ा जाएगा। और अब ये जो विदेश नीति में जो एग्रेशन है और पाकिस्तान को जिस तरीके से भारत सरकार हैंडल कर रही है, तो अब धीरे धीरे मुझे लग रहा है कि 2024 किन मुद्दों पे लड़ा जाएगा, ये स्थिति धीरे धीरे क्लियर हो रही है। बिल्कुल। आगे आने वाले समय में हम इस विषय पे और चर्चा करते रहेंगे तो और ज्यादा क्लैरिटी आएगी। बिल्कुल बिल्कुल सर। पर वो आखिरी 1 साल का काउंटडाउन शुरू है जी, और जब आपका नेता ही इस एग्रेशन में हो और इतने पॉजिटिव में, तो आपने जैसे कहा ना कि शिलान्यास पूरे हो चुके हैं, तो 4 साल शिलान्यास का दौर था और अब तो राष्ट्र को समर्पण या समर्पित किए जाने का दौर है। और लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने अपने उस भाषण में जब कहा था कि इन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा चुका है, तो वो खुद भी ये दिल मांगे मोर की फिलॉसफी को जीते हैं। और अब असल में भारतीय राजनीति में नरेंद्र मोदी राजनीति करते हुए दिखेंगे, जो उनका फलसफा रहा है कि 4 साल काम, अंतिम साल राजनीति। सर, प्रधानमंत्री का भी इसी कुछ 3-4 दिनों के बाद 20 तारीख से शुरू है, अमेरिका का दौरा है, बहुत सारे समझौते होने हैं। देखते हैं कि प्रधानमंत्री भारत के लिए, अपने देश के लिए, हम सभी नागरिकों के लिए अमेरिका से क्या लेके आते हैं, अंकल सैम से कैसे निपटते हैं, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। और इसी के साथ एक विषय मैं आपको और दे दूं दर्शकों के माध्यम से आप सबके लिए, कि पंजाब से कनाडा जाने वाले ना करीब 700-800 ऐसे बच्चे हैं, ऐसे छात्र हैं जो 4 साल 5 साल की वहां पढ़ाई पूरी करने के बाद वहां से धकिया के भारत भगाए जाने यानी डिपोर्ट किए जाने के बिल्कुल कगार पर खड़े हैं। फिलहाल उसमें विदेश मंत्रालय ने दखल दिया है और एस जयशंकर जी ने उसमें कुछ राहत बच्चों के लिए अभी हासिल कर ली है, लेकिन ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। अगली चर्चा हम बाबा रामदेव जी के साथ